हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सबकी प्रिपरेशन एमएसटी सीटी की अच्छी चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वन शॉट वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स ऑफ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इससे पहले हमने रोटेशनल डायनेमिक्स का वन शॉट वीडियो लेक्चर अपलोड किया था। आई होप सो वो वीडियो आपने देख लिया होगा वन शॉट के अंदर, और उसके पीवाईक्यूज भी 2023 के हमने कराए थे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम आज वन शॉट वीडियो लेक्चर कवर करेंगे और जल्दी इसके पीवाईक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले कि अगर आपको एमपीओएफ के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं तो मैंने पिछले साल भी कराए थे 2022 के, वो सब आप देख सकते हो। ठीक है, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर हम आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ये सब प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो सबकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट जो है वो है प्रेशर। अगर सारे के सारे फॉर्मूले आप एमएसटी सीटी के सही से करते हो बच्चों, तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत सारी आसानी इस तरह से न्यूमेरिकल एमएसटी सीटी में सॉल्व करना आपको आ जाएगा। अगर हम एमएसटी सीटी की बात करें ना, तो 3 मार्क्स का वेटेज लेके आता है ये चैप्टर। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का वेटेज। अब 3 के 3 क्वेश्चन जो एमएसटी सीटी में इसमें रहते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे बच्चों, आसान रहते हैं, क्योंकि एक इजी टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? इजी टॉपिक है। ठीक है, तो आप आराम से यहां से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर ये फोर्स अपॉन एरिया है तो इसका यूनिट आप लोग याद रखो, क्योंकि एमएसटी सीटी में इसके यूनिट और कैलकुलेशन से सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा यूनिट। और डायमेंशन अगर निकालने को बोलते हैं बच्चों, तो ध्यान दो, डायमेंशन आई होप सो आप लोगों को निकालना आता होगा। नहीं आता है तो प्लीज अभी ध्यान दो अच्छी तरह से, आप लोगों को आगे भी डायमेंशन निकालने का सवाल एमएसटी सीटी में मिलता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, देखो फोर्स का यूनिट अगर आप देखोगे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, बट वी नो दैट ये तो डायरेक्ट एसआई है। अगर इसका नॉर्मल फॉर्म देखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर डिटेल में डायमेंशन निकालना है तो ये आपको पता होना चाहिए। केजी मतलब मास का डायमेंशन होता है m⁻⁴, मीटर का डायमेंशन होता है l⁻⁴, और सेकंड का डायमेंशन अगर ऊपर चला जाएगा तो t⁻⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि न्यूटन का डायमेंशन होता है m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻²। डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर है तो इसके भी डिवाइड में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर को बताने के लिए हम लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, और अगर लेंथ का स्क्वायर है तो हम यहां पर भी l⁻² लिखेंगे। इसको बच्चों ऊपर लेके जाओ तो l⁻⁻² हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और अगर मैं इसको l⁻² को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये l⁻1 और l⁻² ये दोनों एक दूसरे के अंदर कंबाइन होकर l⁻1 फाइनल रिजल्ट देंगे। तो अब आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा? अगर डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ये होता है m⁻1, l⁻1, t⁻²। ये आपका डायमेंशन होता है प्रेशर का। ठीक है, अच्छा, अगर कोई आपको पूछे बच्चों इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस का यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है सीजीएस, और ऊपर वाला जो था वो कौन सा यूनिट था आपका? एसआई। तो दोनों के दोनों यूनिट आप लोग ध्यान में अच्छी तरह से रखो। ठीक है, इतनी तरीके से आप लोगों को फोर्स के जो प्रेशर के जो कॉन्सेप्ट थे ये सब आप लोगों को जानना था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये डायमेंशन कैसे निकालते हैं इसका भी आइडिया आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब इसको हटा देता हूं। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें आप लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर कितना होता है? तो प्रेशर जो होता है वो लिक्विड कॉलम में h⁻g होता है। क्या होता है? h⁻g, वेयर h इज हाइट। नोट कर लो इसको, रो इज डेंसिटी, h हाइट है। ठीक है, रो आपकी डेंसिटी है। रो क्या है? डेंसिटी। ठीक है, वेरी गुड। और आगे आपका जो बचा हुआ है g, ये आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये आप लोग नोट कर लो। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप लोग को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। चलो प्रेशर भी हो गया क्लियर, दोनों प्रेशर क्लियर हो गए। ड्यू टू लिक्विड कॉलम के अंदर मतलब एक आपका लिक्विड कॉलम एक जार है, उसके अंदर कितना प्रेशर डेवलप होगा? तो इतना होगा, जितनी हाइट है, क्या उसकी डेंसिटी और कितनी ग्रेविटी है वहां पर। नेक्स्ट एब्सोल्यूट प्रेशर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसपे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। एब्सोल्यूट प्रेशर P से मैं बताता हूं, और उसका फॉर्मूला होता है P0 प्लस h⁻g। क्या होता है? P0 प्लस h⁻g, वेयर बच्चों P0 क्या होता है?
पी नॉट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शाबाश। चलो, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है आप लोगों का ये एच रोजी। एच रोजी कौन सा प्रेशर है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट P इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। बहुत ही आसान, अच्छी तरह से समझ में आ गया। और दूसरा होता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर जब निकालोगे तब फॉर्मूला याद रखना, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी होता है। क्या होता है? P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी। ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये आपका गेज प्रेशर है। बातें दोनों ध्यान में रहे कि गेज प्रेशर हम किससे बता रहे हैं और एब्सोल्यूट प्रेशर हम किससे बता रहे हैं। ठीक है, अभी एक बात ध्यान में रखना, जब आप लोगों का एब्सोल्यूट प्रेशर होता है तब लिक्विड कॉलम जो होता है वो आपका पानी के अंदर रहेगा, और जब आपका गेज प्रेशर रहता है तब आपके लिक्विड कॉलम के अंदर जो लिक्विड ड्रॉप है वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप गेज प्रेशर कब बनता है? जब लिक्विड ड्रॉप अंदर की तरफ है, और एब्सोल्यूट प्रेशर जब वाटर ड्रॉप, सॉरी ये अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अंदर की तरफ, ये अंदर आ रहा है, ये अंदर की तरफ है, तो ये दोनों के बीच में होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, ये सब बातें क्लियर होने के बाद आगे अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि है सरफेस टेंशन का। तो देखो बच्चों, सरफेस टेंशन का होता है, हम बताने का यूज फॉर्मूला करते हैं टी से। ठीक है, तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सिंपल। अब अगर इसका यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या होगा बच्चों? यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन पर सेंटीमीटर, ये बात आप लोग को मालूम हो गई है। यहां से डायमेंशन इसका क्या होगा? तो देखो बच्चों, फटाक से सोचना है, डायमेंशन निकालते समय न्यूटन का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अभी हमने निकाला था न्यूटन का डायमेंशन m⁻1 l⁻1 t⁻²। ठीक है, अब मीटर जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर हम इसका डायमेंशन निकाल रहे हैं तो m⁻1 l⁻1 t⁻² अपॉन ये जो मीटर है वो नीचे आ जाएगा l⁻1, जो कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन m⁻1 l⁻0 t⁻²। ये हो गया बच्चों इसका डायमेंशन सरफेस टेंशन का। ठीक है, तो क्या क्या बातें याद रखनी थी? यूनिट, डायमेंशन एंड इसका फॉर्मूला। ओके, बहुत अच्छी बात, आप लोगों को ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सरफेस एनर्जी से रिलेटेड। सरफेस एनर्जी कुछ और नहीं, एक टाइप की एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो एनर्जी को बताने के लिए या तो E का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम लिखेंगे W। ठीक है, वर्क डन। राइट, अब वर्क डन के बीच में और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन होता है ये फॉर्मूला देखेंगे। तो यहां दो कंडीशन अराइज होती है बच्चों, एक तो कि सरफेस एनर्जी लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना रहता है, और दूसरा सोप बबल के अंदर कितना रहता है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं लिक्विड ड्रॉप के अंदर। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर अगर सरफेस एनर्जी बताना हो, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू W इक्वल्स टू T इंटू DA। ठीक है, क्या होता है? T इंटू DA, ये आपका सरफेस एनर्जी होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर। अच्छी बात है। और अगर आपको कोई पूछ रहा है सोप बबल के अंदर कितना रहता है, तो सोप बबल के अंदर बच्चों आप लोगों का जो वर्क डन होता है वो होता है W इज इक्वल टू T इंटू 2DA। अब ये 2DA क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सोप बबल के ऊपर दो सरफेसेस होते हैं, इसलिए वर्क डन जो होता है वो सोप बबल के अंदर T इंटू 2DA होता है। और अगर आप लिक्विड ड्रॉप के अंदर देखोगे तो वो होता है T इंटू DA। समझ में आ रही है? दोनों का फर्क भी समझ में आना चाहिए। एग्जाम में सोप बबल की जगह पर कभी कभी आपको फिल्म भी बोला हुआ रहता है। क्या बोला रहता है? फिल्म। तो फिल्म बोला रहेगा तो भी याद रखना कि आप लोगों को सोप बबल का ही कंसेप्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। पहले तो बच्चों इन सब का आप अच्छी तरह से एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आपके लिए इस चीज को हम सिंप्लीफाई करेंगे। आ जाओ। ठीक है, देखो आगे अगर हम यहां पर सोप बबल के लिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप लोगों को पता है सोप बबल या लिक्विड ड्रॉप एक स्फीयर जैसा है। तो अगर उसका कोई आपको एरिया पूछेगा तो एरिया क्या होता है बच्चों? 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। राइट, तो अब देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों को लिक्विड ड्रॉप के लिए क्या इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जो आपको सीईटी में काम आएगा वो सिखा रहा हूं। W इज इक्वल्स टू T इंटू DA, आई कैन राइट T इंटू एरिया, चेंज इन एरिया, एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, याद रखना। तो ये क्या होगा आपका
फाइनल माइनस इनिशियल का एरिया। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा T इंटू फाइनल का एरिया कितना है बच्चों, 4 पाई R2 का स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि आपका फाइनल एरिया है इसलिए मैं रेडियस भी फाइनल लिख रहा हूं। याद रखना मैं सिर्फ A1 A2 आप लोगों को रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। आप याद रखना कि एग्जाम में ये फाइनल एरिया है और ये इनिशियल एरिया है। ठीक है, दोनों के अंदर बच्चों आप लोगों को 4 पाई कॉमन दिख रहा है। आप लिख सकते हो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। बस अब यही वर्क डन आप लोग यूज करोगे कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिया होगा तो। एक बात और याद में रखना कि अगर यही आपको लिक्विड ड्रॉप की जगह पर सोप बबल बोला होगा तो सिर्फ शुरुआत में 2 इंटू डी आएगा, जिसकी वजह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा T इंटू 8 पाई, राइट, और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, तो ये बात आप लोग सोप बबल के लिए भी लिख सकते हो कि सोप बबल का आपका फॉर्मूला अगर कोई पूछेगा वर्क डन का तो W इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। तो ये हो गया आपका सोप बबल, ये हो गया आपका लिक्विड ड्रॉप। तो नेक्स्ट फिनोमिना की तरफ बढ़ते हैं और एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट अब हम देखते हैं। तो एक्सेस प्रेशर दो तरह में होता है। एक तो आपको लोगों का बच्चों लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सोप बबल के अंदर कितना रहता है। तो पहले तो हम लिक्विड ड्रॉप के लिए देखते हैं कि एक्सेस प्रेशर को बताने के लिए हम P माइनस पी नॉट का इस्तेमाल करते हैं और ये फॉर्मूला होता है P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T अपॉन R। ठीक है, अगर यही चीज आप लोगों को एक्सेस प्रेशर अगर आपको सोप बबल में निकालने को बोलते तो एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल क्या होता, देखो जैसे आप लोगों को पता है कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर 2T अपॉन R रहता है, वही अगर आप सोप बबल के लिए निकालोगे तो एक्सेस प्रेशर आएगा आपका 4T अपॉन R, क्योंकि इसके पास फिर से दो सरफेसेस होने की वजह से इसका एक्सेस प्रेशर 4T अपॉन R हो जाता है। वेर T जो है वो आपका सरफेस टेंशन है, ठीक है, T जो है वो सरफेस टेंशन है और दूसरा आपका R जो है वो रेडियस है। ठीक है, R जो है वो R जो है वो रेडियस है। ठीक है, तो इस बातों को आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, इतना सा ही है, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो उसको हम देखेंगे। हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, तो हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब कितना रहता है, देखो H इज इक्वल टू, ठीक है, 2T cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये होता है आपका कैपिलरी ट्यूब के अंदर हाइट। ठीक है, किसके अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। ओके, सो यहां पे आप लोगों को क्या बातें ध्यान में रखनी है, किसको क्या बोला जाता है, H हाइट है, ठीक है, T जो है वो सरफेस टेंशन है, ओके, थीटा जो है वो एंगल है, रो जो है वो क्या है आपकी डेंसिटी है, ठीक है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और R जो है वो रेडियस है। ठीक है, रेडियस। तो इन बातों का आपको ध्यान रहना चाहिए कि किस क्वांटिटी को क्या बोला जा रहा है। इसके बाद अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल वेलोसिटी का। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए आप लोगों को फॉर्मूला क्या याद रहना चाहिए, देखो R का फॉर्मूला होता है V रो डी अपॉन ईटा, ये होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे R जो है ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर है। क्या है बच्चों, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, इसका बात ध्यान में रखो। देन आपका रो जो है वो डेंसिटी है, ठीक है, रो जो है वो डेंसिटी है, डी जो है वो डायमीटर है। डायमीटर किसका डायमीटर बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, देन ईटा क्या है, ईटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। इसका ख्याल ध्यान में रखना कि विस्कोसिटी की कोएफिशिएंट को हम ईटा से बताते हैं, ये बार बार हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए इसको नोट करके रखो कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम ईटा से बताते हैं। ठीक है, और वीसी जो है वही एक्चुअल आपका कॉन्सेप्ट, इसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो कोई अगर आपको पूछे क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो ईटा इधर आ जाएगा, रो दी नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो आपका वीसी का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात को भी अच्छी तरह से ख्याल में रखें कि क्रिटिकल वेलोसिटी, इससे हमें बहुत कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को इसमें सवाल कैसा आ सकता है, देखो एक बात तो आप ये देखो कि R जो है ये आप लोगों का दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एक कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है और या फिर आप लोगों का दूसरा टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करते हो और अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम आता है, क्या कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 0 से लेके 1000 के बीच में आता है, तो ये फ्लो कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो।
स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1000 है पर लेस देन 2000 है, क्या बोल रहा हूं मैं, आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 2000 है पर ग्रेटर देन 1000 है। ठीक है, ये बात को थोड़ा सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ऐसे ही आपको लिखना है और ऐसे ही आप समझो इसको। तो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो, टर्बुलेंट। ठीक है, जब 1000 से 2000 के बीच में है तो अगर आपकी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है तो वो कौन सा फ्लो है, वो होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। इन बातों का ध्यान रहना चाहिए जब आप इन सब की वैल्यूज को एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि आपको ये वैल्यूज दे दी रहेंगी, आपको ये कैलकुलेट करना है और अगर आपकी वैल्यू आर की 1000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, 1000 और 2000 के बीच में तो स्ट्रीमलाइन कन्वर्ट हो रहा है टर्बुलेंट के अंदर, और अगर आर की वैल्यू 2000 से ज्यादा आती है तो उसको हम कंक्लूड कर देंगे कि वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो है। इस तरह से आप लोग इसका ख्याल रखो, इस तरह से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो। हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं, विच इज रिगार्डिंग टू क्रिटिकल वेलोसिटी हो चुका है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, चलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट किसको कहा जाता है, ये सिर्फ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि क्या होती है न्यूटन्स लॉ, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो पहले तो इसको समझ लो, इट इज नथिंग बट dv बाय dx। ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, कितनी वेलोसिटी हो रही है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो dv बाय dx ही वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। इसी का मतलब इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो एक्चुअली अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट का कोई यूनिट पूछेगा आपको तो वो होता है पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसका ध्यान में रखो, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा अगला कांसेप्ट है, और अगर इसके रिलेटेड आप फॉर्मूला देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट ईटा इज इक्वल टू एफ इंटू ए इन अपॉन डीवी बाय डीएक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये आप लोगों को इसलिए यूजफुल है, इसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, ये बोलते हैं हम एरिया, और ये होता है अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट जो अभी अभी आप लोगों ने देखा था। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, तो इसका यूनिट होता है आप लोगों का न्यूटन पर, ये होता है आपका मीटर स्क्वायर इनटू डीवी बाय डीएक्स होता है, आप लोगों को अभी अभी बताया था पर सेकेंड होता है, तो डीवी बाय डीएक्स पर सेकेंड जाएगा तो कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर, तो ये यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। याद रखना ऐसा यूनिट जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और या फिर अगर आपको कोई पूछे इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं पी। पी पॉइज होता है, क्या होता है, पी मतलब पॉइज होता है, क्या होता है, पॉइज। ठीक है, तो इस बातों का कुछ अच्छी तरह से ख्याल रखें, ये सारी चीजें आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में जानना जरूरी है। ऑल राइट, क्लियर हो गया। कुछ लोगों को अगर ये नहीं पता है कि किसको क्या कहा जाता है तो मैं अभी आप लोगों को बोल देता हूं, ये विस्कस फोर्स है, ये एरिया है, ये आप लोगों का वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और ये तो आप लोग इसी के बारे में तो निकाल रहे हो। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अगला आता है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टोक्स लॉ से रिलेटेड। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है, ये भी एक्चुअली आप लोगों का फोर्स बताने का काम करता है, और ये फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू रेडियस इनटू वेलोसिटी, एंड दैट इज नथिंग बट एक कांस्टेंट आके उसकी जगह पर इक्वल टू लाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टोक्स लॉ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, वेलोसिटी, आपकी रेडियस और आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी किससे बताते हैं, वीटी से, और इसका फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। ठीक है, ये होता है आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। फॉर्मूले अभी फटाफट याद कर लीजिए, आर रेडियस है, 2/9 इज अ कांस्टेंट, रो एंड सिग्मा आर द डिफरेंट डेंसिटीज। ये एयर की डेंसिटी है, ये वाटर की डेंसिटी, या डिपेंड करती है कि कौन सा वहां पे आप लोगों के पास दो मीडियम दिया गया है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये फिर से वही सारी क्वांटिटीज है, फॉर्मूला बस आप लोगों को याद करना है।
आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये जो है ये एप्लीकेशन है आप लोगों का बर्नौलिस प्रिंसिपल का। इस पे न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत कम मिलता है, लेकिन हाँ मिल सकता है, इसलिए इसका फॉर्मूला याद रखो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 इक्वल्स टू A2V2। समझ में आ रही है बातें? एरिया ऑफ फर्स्ट टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड। जैसे कि आपका एक पाइप है, जो पाइप जो है आप लोगों का पहले एरिया A1 रखा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है V1 है, और बाद में आप लोगों की वेलोसिटी V2 हो गई और उसका एरिया हो गया A2। तब आप लोग इस तरह का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छे। इन सब चीजों के बाद हम लोग का एक आखिरी कंसेप्ट रहता है स्पीड ऑफ रिफ्लक्स का। कितना होता है स्पीड ऑफ रिफ्लक्स? अगेन ये एप्लीकेशन है किसका? आपका इक्वेशन बर्नौलिस प्रिंसिपल का। इसका फॉर्मूला स्पीड ऑफ रिफ्लक्स का VC इज इक्वल टू E इज इक्वल टू √2GH होता है। इस बात में ध्यान में रखो, ये इतनी सी बात आपको ख्याल में रखनी है। चलो, इतने सब बातों से हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है रिगार्डिंग दी आप लोगों का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की जितने फॉर्मूलाज है। ये आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को कंसेप्ट सही से समझ में आया है। इसके सारे फॉर्मूलाज के बाद हम जल्दी आएंगे अब इसके PYQ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के